Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. From today, we are going to start our next subject of the LLB 3 year, and subject is interpretation of the statute and the principle of legislation. तो आज से जो है हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं. सब्जेक्ट का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन. सबसे पहले जो है इस सब्जेक्ट के पर्पस को यहाँ पे समझते हैं और ये जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या है? इंटरप्रिटेशन को हिंदी में बोलते हैं व्याख्या करना. स्टैट्यूट मीन्स लॉ. जो भी लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेशन होते हैं, जो हमारी बॉडी है लेजिस्लेशन, अगर वो लॉ को इनेक्ट करती है तो हम उनको स्टैट्यूट्स बोलते हैं. और जो भी लॉ, जो भी स्टैट्यूट जो है लेजिस्लेटिव बॉडी बनाती है, उनकी जब व्याख्या की जाती है थ्रू द जुडिशरी, उसी को हम इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स बोलते हैं. देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैट्यूट्स मींस लॉज बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, लॉ सब लॉज बनाए जाते हैं. और कई बार जो है उनकी लैंग्वेज से रिलेटेड, उनमें लिखे हुए वर्ड से रिलेटेड डिस्प्यूट जो है क्रिएट हो जाते हैं. कई बार जो है उस स्टैट्यूट की इंटेंशंस को समझना पड़ता है कि वो स्टैट्यूट, वो लॉ जो है किस पर्पस से बनाया गया है. और इससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे जुडिशरी जो है उस स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने की कोशिश करती है, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करती है एज पर द इंटेंशन ऑफ दैट इनेक्टमेंट. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन बोलते हैं. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जुडिशरी जब भी इंटरप्रिटेशन करती है तो वो उस लॉ को चेंज करने की, उसको लॉ को अल्टर करने की, स्टैट्यूट को अल्टर या चेंज करने की कोशिश कभी नहीं करती है. वो सिर्फ उस स्टैट्यूट की ट्रू सेंस को जो है बाय द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन बाहर लाने की कोशिश करती है. तो ये आपके पास सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट. उसके साथ हम लेजिस्लेशन के प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत जो है वो हमारी विधान पालिका के होते हैं. इनको भी हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट एंड काइंड ऑफ द इंटरप्रिटेशन. तो क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरप्रिटेशन का क्या मीनिंग है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है और इसके कितने काइंड होते हैं. ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है. देखिए, इंटरप्रिटेशन प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. तो जो इंटरप्रिटेशन है, इसका कानूनी जो हमारा जो न्याय प्रशासन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. द बेस ऑफ द सिविलाइज सोसाइटी इज़ रूल ऑफ लॉ. यू नो, हमारी लॉ, जो हमारी सोसाइटी है, जो एक सिविलाइज सोसाइटी हो, रूल ऑफ लॉ पे चलती है, कानून का शासन होता है. सोसाइटी कंसिडर लॉ एज सुप्रीम हो. जो हमारा समाज है वो हमेशा कानून को ही सुप्रीम मानता है, सर्वोच्च मानता है. इन एंशियंट टाइम द ऑर्डर एंड द परमिशंस ऑफ द काइंड वाज कंसिडर्ड एज अ लॉ. एंशियंट टाइम में क्या होता था? जो भी ऑर्डर्स एंड परमिशन जो दी जाती थी उसी को लॉ माना जाता था. लेकिन मॉडर्न इरा में क्या होता है कि लॉ इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लेजिस्लेचर. कोई भी कानून बनाया जाता है वो हमारे विधायिका का प्रतिनिधित्व करता है. वो एक्चुअल में विधान पालिका की स्पिरिट जो होती है उसको बताने की कोशिश करता है. लेजिस्लेशन क्रिएट्स लॉ वाइल जुडिशरी इंटरप्रेटेड. और जो लॉ जो है लेजिस्लेशन के थ्रू, विधान पालिका के थ्रू बनाए जाते हैं, इनको इंटरप्रेटेट कौन करता है? जुडिशरी करती है. इनकी व्याख्या जो है जुडिशरी करती है. व्हेन इट्स देयर इज अ डायर नीड ऑफ दैट थिंग्स, जुडिशरी हैज़ टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. और जुडिशरी का क्या पर्पस होता है? उस लेजिस्लेचर, उस विधान का, उस लॉ का जो इंटेंशन क्या है वो निकालने की कोशिश करती है. व्हेन एवर इट रिक्वायर्ड. दिस वर्क इज़ डन नॉट ईजी एज इट इज़ कंसिडर्ड. ये इतना आसान भी नहीं होता है. जुडिशरी और कोर्ट्स कैनॉट एक्ट आर्बिट्ररी वाइल फाइंडिंग आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. जुडिशरी या फिर कोर्ट जो है कभी भी मनमाना काम नहीं करती है जब वो उस कानून की, उस स्टैट्यूट की जो है इंटेंशंस को लाने की कोशिश करती है. देखिए, हर कोई कानून बनाया जाता है उसके पीछे एक इंटेंशन होती है, उसका एक पर्पस होता है. तो कभी भी जुडिशरी जब जो है किसी एक्ट को उसकी व्याख्या करती है, उसकी इंटरप्रिटेशन करती है, तो वो मनमाने तरीके से काम नहीं करती है. मीन्स कि वो कभी भी उस लॉ को चेंज करने की कोशिश नहीं करती है. उसका जो मीनिंग है अकॉर्डिंग टू दैट लॉ जो है, दैट जो स्टैट्यूट है उसके अकॉर्डिंग देने की कोशिश करती है. सर्टन रूल्स और प्रिंसिपल्स हैव बीन डिटरमाइंड टू फाइंड आउट द मेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. तो बड़े सारे जो है रूल्स और प्रिंसिपल, सिद्धांत जो है बनाए गए हैं जब कभी भी जो है उस स्टैट्यूट की जो इंटेंशन को फाइंड आउट करना होता है. और इसी को हम क्या बोलते हैं? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बोलते हैं. यही जो है
व्याख्या के नियम यहाँ पे बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने यही समझा कि इंटरप्रिटेशन का मेन पर्पस क्या है। जब भी उस कानून की इंटेंशन को, उसकी ऑब्जेक्ट को समझना हो तो उसकी व्याख्या की जरूरत पड़ती है, जो कि जुडिशरी वहाँ पे करती है। अब देखिए व्हाट इज इंटरप्रिटेशन। द सिंपल मीनिंग ऑफ द इंटरप्रिटेशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द मीनिंग। तो सिंपल मीनिंग क्या है? डिटर्मिनेशन, उस मीनिंग का जो है मतलब निकालना है, उसका निर्धारित करना है, उस शब्द का जो है वर्णन करना है। इन अदर वर्ड्स द प्रोसीजर ऑफ प्रोवाइडिंग मीनिंग टू द लॉ इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। इसके अलावा और वर्ड्स में बोलें तो क्या है, जब हम कानून को इंटरप्रेट करते हैं, उसके मीनिंग हम प्रोवाइड करते हैं कि उसका क्या मतलब है, इसी को इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। इन कॉमन लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। कॉमन लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। मैक्सवेल की डेफिनेशन यहाँ पे, द प्रोसीजर बाय द कोर्ट टू डिटरमिन द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज, वर्ड एंड एक्सप्रेशन ऑफ द स्टैट्यूट इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग भी यही बोला गया है कि जब कोर्ट जो है, कोर्ट की ऐसी प्रक्रिया जिसमें वो उस कानून की जो लैंग्वेज है, उसके वर्ड और उसका एक्सप्रेशन जो है स्टैट्यूट्स की, जब उनको डिटरमिन करने की, उनका निर्धारण करने की कोशिश करती है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू ग्रे है यहाँ पे, इंटरप्रिटेशन इज सच अ प्रोसीजर बाय विच द कोर्ट डिसाइड द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज इन द कोडिफाइड लॉ। तो यहाँ पे ये बोला गया कि इंटरप्रिटेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू कोर्ट जो है उस स्टैट्यूट, उस लॉ, जो कोडिफाइड लॉ जो है, उसके मीनिंग जो है और उसमें जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उनको जो है डिसाइड करने की, उनको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है वहाँ पे करती है। इसके अलावा इजी वर्ड में हम बोल सकते हैं कि प्रोसीजर टू गिव मीनिंग इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जब कभी भी जुडिशरी जो है किसी भी कानून, किसी भी स्टैट्यूट, किसी भी विधायी पालिका के बनाए हुए कानून की उसकी इंटेंशन को उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बोलते हैं। अब इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में फ़र्क होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली जो है हम इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन को जो है एक ही सेंस में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें स्लाइट डिफरेंट भी है। ऑल दो इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन एंड द कंस्ट्रक्शंस आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन फॉर्म। ये हालांकि ये इंटरप्रिटेशन जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, कंस्ट्रक्शन, एक ही वर्ड की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, where the interpretation means the determination of the true nature of the statute from the natural meaning of the word used in it। जहाँ की इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या होता है कि आप जो है उस स्टैट्यूट की ट्रू नेचर को निर्धारित करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द नेचुरल मीनिंग, जो उसमें नेचुरल मीनिंग, जो वर्ड उसमें यूज़ किए गए हैं। while constructions means the procedure to determine the true nature on the basis of its soul by deviating from the plain meaning of the statutes। तो यहाँ पे इसमें ये बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन का जो मीनिंग है वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जब आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, मीन्स जब आप जो है एक इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं किसी किसी भी स्टैट्यूट की जो नेचर है, ट्रू नेचर है, उसको आप समझ लेते हैं, उसकी व्याख्या कर देते हैं और उसके बाद उसका कंक्लूज़न आप निकाल देते हैं और उसको जब आप अप्लाई कर देते हैं उस लॉ पे, तो उसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो ये देखिए एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। पहले इंटरप्रिटेशन होती है, किसी लॉ की व्याख्या होती है, किसी भी स्टैट्यूट की एक्सप्लेनेशन जो है इंटरप्रिटेशन होती है, और उसके बाद जो है इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे जो कंक्लूज़न निकाला जाता है और जब इसको अप्लाई किया जाता है बाय द कोर्ट, उसको ही हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे मानना है। इंटरप्रिटेशन अटेम्प्ट टू गिव डिक्शनरी मीनिंग टू यूज़ द वर्ड लैंग्वेज इन इट स्टैट्यूट। तो इंटरप्रिटेशन का क्या काम होता है कि उस स्टैट्यूट में जो वर्ड यूज़ किया गया उसका एक डिक्शनरी मीनिंग देना है। वाइल कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन द लॉ, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है पूरे लॉ को एक्सप्लेन करता है उन वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे, और वहाँ पे उसका एक कंक्लूजन निकाल के उसको अप्लाई वहाँ पे किया जाता है। तो देखिए इंटरप्रिटेशन जो है वो लॉ की व्याख्या करना है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है लॉ की व्याख्या करने के बाद उस स्टैट्यूट को, उस लॉ को, उसके मीनिंग को अप्लाई करना जो होता है उसी को हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन क्या है? मैक्सवेल हैज़ एम्फेसिस्ड well over the object of the interpretation. According to Maxwell, the object of the all interpretation of the statute to determine the with intention to convey either expressly or implicitly by the language and used। तो इंटरप्रिटेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? वो जो स्टैट्यूट जो है
उस स्टैट्यूट में, उस कानून में, उस लॉ का जो है उसकी इंटेंशन को क्या करना है, डिटरमिन करना है। चाहे एक्सप्रेसली करिए चाहे इम्प्लीडली करिए, जो लैंग्वेज उसमें यूज़ की गई है उसके अकॉर्डिंग उस लॉ की इंटेंशन को, उसका आशय क्या है, उस लॉ का, उस स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट क्या है, वो बाहर लाना ही इंटरप्रिटेशन का मेन पर्पस होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है। सो फार एज द इट इज़ नेसेसरी फॉर डिटरमिन वेदर द पर्टिकुलर केस और स्टेट ऑफ फैक्ट प्रेजेंटेड और इंटरप्रेटेड फॉल्स विद इन। तो यहाँ पे सिर्फ ये कोशिश की जाती है कि क्या जो वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं कि उनको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो हम इस सारी चीज़ों को इन दो ऑब्जेक्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट होता है इंटरप्रिटेशन का, व्याख्या करने का कोड के थ्रू। व्हाट इंटेंशंस कन्वेड ईदर एक्सप्रेसली इम्प्लीडली बाय द लैंग्वेज यूज, जो उस स्टैट्यूट में लैंग्वेज यूज़ की गई है उसके अकॉर्डिंग उस लॉ का पर्पस क्या है, चाहे एक्सप्रेसली चाहे इम्प्लीडली। दूसरा, वेदर द पर्टिकुलर केस और स्टेट ऑफ फैक्ट प्रेजेंटेड टू द इंटरप्रिटेटर फॉल्स विद इन इट, चाहे जो कोई पर्टिकुलर केस है, जो स्टेट ऑफ फैक्ट है, उसको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है या नहीं है, ये इसके मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। इसके थ्रू जो बेसिकली जो है इंटरप्रिटेशन का मेन पर्पस जो है यहाँ पे, जो उस स्टैट्यूट की ट्रू नेचर है उसकी इंटेंशन को समझना बाय द वर्ड, जो उसमें वर्ड यूज़ किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसके इंटेंशन को समझना ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन यहाँ पे होता है। इंपॉर्टेंस क्या है इंटरप्रिटेशन की? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज़ कंटिन्यूइंग फ्रॉम द एंशियंट टाइम। ये आज से नहीं हो रहा। इंटरप्रिटेशन जो है, कानून की व्याख्या हमेशा की जाती है, हमेशा, क्योंकि कानून को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है तो उसको वहाँ पे कई बार जो है इलेबरेट उसका डिटर्मिनेशन जो है करना पड़ता है। ये एंशियंट टाइम में होता था। इंटरप्रिटेशन हैड द सेम इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द पास्ट एज इट नाउ। तो इंटरप्रिटेशन की जो इंपॉर्टेंस पास्ट में थी वो आज भी है। रोमन जूरिस्ट है प्रोपाउंड द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। रोमन जूरिस्ट जो थे उन्होंने भी जो है इंटरप्रिटेशन के वेरियस प्रिंसिपल जो है प्रोपाउंड किए थे। टुडे ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन आर मेंशन्ड इन द मिनिमम्स ऑफ द एंशियंट एज। और ये जो प्रिंसिपल जो है आज यूज़ किए जा रहे हैं ये एंशियंट टाइम पे भी यूज़ किए जाते थे। द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज गिवन द मॉर्टल लुक बाय द इंटरप्रिटेशन। सरदामनी वर्सेस जी अलेक्जेंडर के केसेस में ये बोला गया। इसके अलावा राजस्थान वर्सेस पीपी सिंह का केस है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट वेयर द वर्ड लाइक कंसल्टेशन has been used in the statute or rules, there should be not be considered more formality but should be given a relevant meaning। तो अगर किसी भी लॉ में, स्टैट्यूट में अगर कंसल्टेशन वर्ड यूज़ किया गया है, दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड मोर फॉर्मली, तो उसको फॉर्मली यूज़ नहीं किया जाना, उसको एक रेलिवेंट मीनिंग उसका जो है दिया जाना चाहिए। दिस वर्क इज़ डन बाय द इंटरप्रिटेशन। इन फैक्ट इंटरप्रिटेशन डज टू फाइंड आउट द इंटेंशंस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन करता क्या है। तो इंटरप्रिटेशन सबसे पहले जो है उस विधायिका का, उस कानून की इंटेंशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है जिसकी व्याख्या की जा रही है। एंड सच इंटेंशन गिवन मॉर्टल फॉर्म, और उस इंटेंशन को एक मॉर्टल फॉर्म देनी होती है, मीन्स उसको अप्लाई भी करना होता है, उस एक्ट को अप्लाई भी करना होता है, उसको एक मॉर्टल फॉर्म देनी होती है। यही इंटरप्रिटेशन का काम होता है। टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन देखें तो एक्चुअली इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है, इसके कितने प्रकार हैं, तो दो तरीके से जो है इंटरप्रिटेशन की जाती है। एक है लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, दूसरा है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। और दूसरा आपके पास है यहाँ पे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है। ये इंटरप्रिटेशन के टाइप हैं जिसमें दो तरीके से इंटरप्रिटेशन जो है की जाती है। एक है लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, दूसरा है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तो लिटरल एंड ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, लिटरल दैट द ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन has an important place in the interpretation of statutes. Under it the word used in the statute are giving meaning according to them unless the language of the word are clear and unambiguous। तो जनरली लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि जब किसी कानून में जो है लैंग्वेज जो है वो क्लियर है, उसका कोई अनएम्बिगुअस जो है ऐसा क्लियर मीनिंग है, उसका किसी तरीके की अनिश्चितता वहाँ पे नहीं है, तो उस स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग ही जो है उसका मीनिंग देने की कोशिश की जाती है। उसमें किसी भी तरीके की कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं की जाती है जब तक वो जो लैंग्वेज है क्लियर है, अनएम्बिग्यूस है,
तो उसमें किसी भी तरीके की इंटरप्रिटेशन नहीं की जाती है, उसकी उस स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पे उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, उसकी व्याख्या की जाती है, किसी तरीके की चेंजेस वहाँ पे नहीं लाई जाती है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस सिंधु कौर का केस है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का। उसके अलावा कैलाश चंद्र वर्सेस श्री कृष्ण राजस्थान हाईकोर्ट का केस है। इसमें भी यही बोला गया, इट वॉज डिसाइडेड दैट द बेसिक रूल ऑफ द इंटरप्रिटेशन इज दैट वेयर द लैंग्वेज द स्टैट्यूट इज क्लियर एंड एम्बिगुअस इट शुड बी गिवन द मीनिंग इन अकॉर्डिंग टू इट। अगर किसी भी स्टैट्यूट की, किसी भी कानून की लैंग्वेज जो है, उसकी जो शब्दावली है वो क्लियर है, अनएम्बिग्यूस है कि उसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, तो उसका मीनिंग जो है इसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा, इसमें किसी तरीके की इंटरप्रिटेशन नहीं की जाएगी, इसकी व्याख्या जो है उसी तरीके से की जाएगी। हेयर इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द वेयर द लिटरल मीनिंग फॉर एनी स्टैट्यूट इज नॉट प्रॉपर एंड इट फेल्स द ऑब्जेक्ट और एक्ट दैट द मीनिंग ऑफ द वर्ड मस्ट बी गिवन इज रीजनेबल, नो नीड टू फॉलो द लिटरल मीनिंग। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर किसी भी स्टैट्यूट उसकी लैंग्वेज जो प्रॉपर नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट जो फेल हो रहा है, तब उसका एक रीजनेबल मीनिंग देने की जरूरत है, तब उसका लिटरल मीनिंग देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपके पास मैच ए बी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ए एट 2004 का केस है। इट वाज सेड दैट विद लैंग्वेज स्टैट्यूट इज क्लियर देयर लिटिल इंटरप्रिटेशन शुड ओनली बी डन ऑन द अदर इंटरप्रिटेशन। तो अगर लैंग्वेज क्लियर है तो उसकी लिटिल इंटरप्रिटेशन की जानी चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूट ही वहाँ पे इंटरप्रिटेशन जो है की जानी चाहिए। तो लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन हैज़ बीन एक्सप्रेस टू फ्रेजेस, तो दो फ्रेजेस में बताया गया है, एक है लिटेरा लेगिस और दूसरा है लिटेरा स्क्रिप्टा, जिसका मीनिंग है दैट इज द कोडिफाइड वैलिड वर्ड्स ओनली रिप्रेजेंट द लॉ, अल्ट्रेशन इन द कोडिफाइड लॉ इज बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे यही बोला गया है कि किसी अगर दिस इज द कोडिफाइड वैलिड वर्ड्स ओनली रिप्रेजेंट द लॉ, जो लॉ होता है उसमें जो कोडिफाइड वर्ड जो यूज़ किए गए हैं उसमें किसी तरीके की चेंजेस जो है नहीं की जा सकती। अल्ट्रेशन द कोडिफाइड लॉ इज बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जो कोडिफाइड लॉ है और उसमें किसी तरीके की जुरिसडिक्शन जो कोर्ट जो है नहीं होती है, वो बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन होता है, कोर्ट उसमें किसी तरीके की आर्बिट्रेटरी इंटरप्रिटेशन वहाँ पे नहीं कर सकती है। तो जो कोडिफाइड वैलिड वर्ड्स हैं वही लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें किसी तरीके की चेंजेस जो है कोर्ट नहीं कर सकती है। दूसरा आपके पास यहाँ पे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ग्रामेटिकल या लिटरल इंटरप्रिटेशन से अलग है। यहाँ पे बता रखा है द नेसेसिटी ऑफ द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन आइजेज दैट टाइम व्हेन द लिटरल ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन लीड्स टू द अब्यूज्ड एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का यूज़ तभी होता है जब लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट अगर दे रहे हों। तो शांति स्वरूप सरकार वर्सेस प्रदीप कुमार सरकार AI 1997, इसके अलावा बिलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। इट वाज डिसाइडेड दैट व्हेन द लिटरल ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन स्टार्ट गिविंग डिफरेंट मीनिंग टू द डिफरेंट दैट द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन यूज्ड टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। इसमें यही बोला गया कि जब लिटरल ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो किसी भी वर्ड का जो है डिफरेंट मीनिंग देना स्टार्ट कर दे, तो उस कंडीशन में लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को यूज़ करना ज़रूरी है, ताकि उस कानून की जो है रियल इंटेंशन को फाइंड आउट किया जा सके। अंडर द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज फाउंड। तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के अंडर जो है उस कानून की जो है इंटेंशन को, उस कानून का जो आशय है, उस कानून का जो ऑब्जेक्ट है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है बाय डिटेल्ड स्टडी ऑफ द स्टैट्यूट, जब हम कानून को अच्छे से पहले स्टडी करते हैं। कोर्ट हैज़ ऑल्सो टू कंसिडर दैट व्हाट आर द रीज़न ऑफ मेकिंग द स्टैट्यूट। कोर्ट ये जानने की कोशिश करती है कि इस कानून को बनाने के पीछे का पर्पस क्या है। दिस इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द प्रूडेंस, और ये जो आपकी इंटरप्रिटेशन होती है, व्याख्या होती है, ये आपकी समझ पे डिपेंड करती है। इट यूज़ द सेंटिटिया लेगिस विच मीन्स अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द लॉ। इसको जो है बोला जाता है जब आप कानून की को जो है उसका मीनिंग जो है डिफाइन करने की कोशिश जो है करते हैं। तो जनरली जो आपके पास लॉजिकल इंटरप्रिटेशन तब होती है जब लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं है, क्लियर मीनिंग सामने नहीं आ रहा है, लैंग्वेज क्लियर या अनएम्बिग्यूस है, क्लियर अनक्लियर है और एम्बिग्यूस है, तो उस कंडीशन में आप लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को यूज़ करते हैं और उस पूरे स्टैट्यूट को स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसकी इंटेंशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश वहाँ पे करते हैं।
वेरियस मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो जब आप लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, तो इसके अलग अलग मेथड हैं। आपके पास प्लेन मीनिंग इंटरप्रिटेशन है, गोल्डन रूल है, मिसचिव रूल है, जिसको आप आगे यहाँ पे पढ़ोगे। द प्लेन मीनिंग इंटरप्रिटेशन मीन्स लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन सच। तो प्लेन मीनिंग यही है जो अभी आपने लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में पढ़ा। व्हेन द इंटेंशनलाइजेशन इज नॉट नोन बाय द लिटरल इंटरप्रिटेशन फॉर लैंग्वेज यूज्ड इन स्टैट्यूट दैट इट हैज क्रिएटेड द डेंजर, द इनकन्वीनियंस, hardship, injustice, repugnance, absurdity, then the interpretation is deviated from the literal interpretation is now the golden rule of interpretation। तो जहाँ पे ये बता रखा है, अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन अगर आप कर रहे हो, लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन अगर आप कर रहे हो किसी भी कानून की लैंग्वेज हो, और वहाँ पे खतरा है हार्डशिप का, इनजस्टिस का, रेपुग्नेंस का, एब्सर्डिटी का, तो उस कंडीशन में आप जो है लिटरल इंटरप्रिटेशन को अवॉइड करते हैं, और इसी को हम गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट इन सच अ वे दैट टू इंटेंशनलाइज। तो गोल्डन रूल क्या है कि आप इसी के थ्रू जो है, जब आप लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन से रियल मीनिंग सामने नहीं ला पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब आप उस लेजिस्लेचर की इंटेंशन को जो है समझने की कोशिश करते हैं, तो इसी को हम गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन आगे जो है आप पढ़ोगे, जब मिसचीफ किसी चीज़ की शरारत जो है उस कानून में करने की कोशिश की गई है, अपने किसी पर्पस को पूरा करने की कोशिश उस लॉ के थ्रू की गई है, लेजिस्लेचर के थ्रू, तो उसको मिसचीफ रूल बोला जाता है, जिसको आप आगे स्टडी करेंगे। तो ये है आपके पास क्वेश्चन जिसमें आपने इंटरप्रिटेशन को समझा, इंटरप्रिटेशन जो है उसके कितने टाइप हैं और उसका क्या ऑब्जेक्ट है, इसको आपने जानने की कोशिश यहाँ पे की। थैंक यू सो मच।